अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 में आज हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। और बेसिकली अब इसमें जाहिर सी बात है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, इससे रिलेटेड हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उसी हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा आपको एक समरी जो है वो मैंने आपके सामने इसकी एक्सप्लेन कर दी है। तो बात स्टार्ट होती है बेसिकली एनालिसिस से। देखिए, एनालिसिस क्या होता है, उर्दू में इसका मतलब होता है तज्जिया, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को पहचानना। केमिस्ट्री में खास तौर पे हमें जब अननोन कंपाउंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि हम इनको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से कंपाउंड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं या कौन सा कंपाउंड हमें दिया गया है, तो हम बेसिकली कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें पहला स्टेप हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड आफ्टर दैट हम परफॉर्म करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, मैंने लिखा डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। आप कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये आपके फर्स्ट ईयर का पोर्शन नहीं है, ये सेकेंड ईयर में जाके आप थोड़ा बहुत इसको कवर करेंगे। आपका जो मेन जो एनालिसिस जो आपने जिसके साथ डील करना है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आप मान लें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने कर लिया किसी भी अननोन कंपाउंड का और उसमें एलिमेंट्स का आपको पता चल चुका है। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो देखिए, मैं इसको ना कुछ इस तरह से सम अप करता हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। आप कंपाउंड में मौजूद उन एलिमेंट्स की जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, आप उन एलिमेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करते हैं। देखें, जो अमाउंट्स है ना, अमाउंट्स आपने फाइंड कर ली, लेकिन हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कंपाउंड तक पहुंचना कि कंपाउंड है कौन सा। तो सिर्फ एलिमेंट्स का पता चलना और उनमें मौजूद उनकी अमाउंट्स का पता चलना, ये चीज हमें ये तो नहीं बता सकती कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है। तो देखें, उसके लिए हमें मैं ये कहता हूं कि जब हम अमाउंट्स को डिटर्मिनेशन अमाउंट्स की कर लेते हैं, तो हम पहुंचते हैं एम्पिरिकल फार्मूला पे। और आफ्टर एम्पिरिकल फार्मूला हम पहुंचते हैं मोलेक्युलर फार्मूला पे। और मोलेक्युलर फार्मूला जो है, जैसे ही हमें वो मिलता है किसी भी कंपाउंड के बारे में, तो हम जो है उस तक पहुंच जाते हैं कि मोलेक्युलर फार्मूला जो है वो आपको बता देता है कि कंपाउंड कौन सा था। जो जेन्युइन कंपाउंड है उसका हमें पता चल जाता है। तो अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, जब हमें एलिमेंट्स की अमाउंट्स का पता चल गया, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जाहिर है ये स्टेप्स कवर हो जाएंगे। फिलहाल मैंने कहा कि मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, एक जर्नल आपके साथ एक स्कीम तैयार कर रहा हूँ, एक स्केच बना रहा हूँ आपके लिए कि आप किस तरह से इन फॉर्मूलाज को फाइंड करते हैं। तो पहली चीज है परसेंटेज कंपोजिशन। मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालना, और ये तभी आप निकाल पाएंगे जब एलिमेंट्स की अमाउंट्स मौजूद हो आपके पास। तो डेफिनेटली क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट्स का पता चला, क्वांटिटेटिव में आपने किसी भी तरह अमाउंट्स को फाइंड किया। किसी भी तरह से मुराद मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपने एक एनालिसिस का नाम सुना होगा, आपने एक एनालिसिस का नाम सुना होगा जिसे बोला जाता है कंबस्शन एनालिसिस। इसकी मदद से हम एलिमेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करते हैं। और जब हम ये भी इंशाल्लाह इस पे एक सेपरेट लेक्चर हम तैयार करेंगे कि किस तरह इस एनालिसिस की मदद से हम एलिमेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास अमाउंट्स आ जाती हैं, तो आफ्टर दैट हम परसेंटेज हर एक एलिमेंट की फाइंड करते हैं। और जब तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस आ जाती हैं तो इसे परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। आफ्टर दैट हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड करते हैं। फिर हम एटॉमिक रेशो को फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेशो अगर सिंपल है तो ठीक है, अगर होल नंबर्स में नहीं है तो आप इसको एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अभी एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, तो हमें बात मजीद क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो आया आपके पास, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उससे एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज एन? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का वो आ जाएगा। तो इन तमाम स्टेप्स का उम्मीद है ये स्केच आपके जहन में बन गया होगा। अब हम इन स्टेप्स को देखते हुए, सामने रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम मतलब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि मैं जब इसको मिटाऊं तो आपके पास ये मौजूद है। या आप बैक भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर न्यूमेरिकल के दौरान अगर आप ये स्टेप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। तो इसमें अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ना मैं
इस तरफ, चले मैं इस तरफ ही कर देता हूं, इसको बिना मिटाए मैं इस तरफ कर देता हूं। देखें हमारे पास ना, मैं इसको भी इस तरह सेपरेट कर देता हूं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज हमारे पास फाइंड आउट empirical formula of a compound containing 50% sulfur and 50% ऑक्सीजन। इस तरह से हमारे पास आ जाता है एक न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, जो भी आपको बेहतर लगे। अच्छा, अब ना जैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे कहा गया कि आप फाइंड, देखें पहला स्टेप क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखें पहली चीज तो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स। अच्छा, वो हमें न्यूमेरिकल में उलझाया नहीं गया। अमाउंट से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज उसने खुद हमें दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, तो हमारा काम आसान हो गया कि ना सिर्फ हमें अमाउंट्स फाइंड करने का जो है वो तकलीफ करनी पड़ी, बल्कि जो पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, वो भी हमें किया कराया मिल गया। परसेंटेज कंपोजिशन हमने नंबर, मतलब मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। देखिए परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या है, इट इज 50%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इट इज ऑल्सो 50%। अब मुझसे मतलब मैं अगले स्टेप्स को फॉलो करता हूं। तो देखें नंबर ऑफ मोल्स नेक्स्ट स्टेप है, तो मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, ये फाइंड करता हूं। देखिए मोल्स का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। जो मैस आपको दिया गया है उसको डिवाइड कर दें उसके मोलर मैस से। देखें पॉइंट इज कि आपने सल्फर का मैस तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो परसेंटेज है, तो भाई परसेंटेज भी तो मैस ही है। कैसे? 50% सल्फर का क्या मतलब है कि इस अननोन कंपाउंड के 100 ग्राम्स हो अगर हमारे पास, उसमें 50 ग्राम सल्फर होगी, तो परसेंटेज को आप मैस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई बड़ा इशू नहीं। तो देखें 50 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस जो है ना, दैट इज 32 ग्राम। ये सबको पता है सल्फर का मोलर मैस। ठीक हो गया 32। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं 50 डिवाइडेड बाय 32, तो देखें 50 डिवाइडेड बाय 32, दिस इज 1.56 मोल्स। ये मेरे पास आ गए, सल्फर के जो मोल्स बने 1.56 बने। अब मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 50, इसका मैस, मैं परसेंटेज को एज अ मैस यूज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, ओ का मोलर मैस है 16 ग्राम्स पर मोल। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं 50 को 16 से, तो दिस इज 3.125 मोल्स, ये आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना चीजों को इधर सॉल्व कर लेता हूं, इस तरफ सॉल्व, इसको बंद कर देता हूं इधर, और इस तरफ सॉल्व कर लेता हूं। देखें अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स दोनों के फाइंड कर ली। अब एटॉमिक रेशो, तो मैं हेडिंग दे देता हूं यहाँ पे एटॉमिक रेशो की। हूबहू यही स्टेप्स फॉलो होंगे, कोई नया स्टेप नहीं है। एटॉमिक रेशो, तो भाई एटॉमिक रेशो बेटे कैसे निकलेगी? देखें एटॉमिक रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सल्फर, मैं लिखूंगा ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखें, अब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो लिख दें, दिस इज 1.56, दिस इज 3.125। अब इनमें तलाश करें छोटा डिजिट कौन सा है। 1.56 दोनों तरफ इस पे डिवाइड कर दें, 1.56 इधर भी डिवाइड कर दें 1.56। अच्छा क्या होगा, इधर आंसर आएगा 1, और इधर अगर आप 3.125 को, लेट मी डिवाइड 3.125 को डिवाइड करेंगे 1.56 से, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में है, डेफिनेटली इट इज इन होल नंबर्स, एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में है। तो अब आप, जाहिर सी बात है, आपको जरूरत नहीं है होल नंबर्स बनाने की। तो इंपीरिकल
जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो आपका बन गया, वो तैयार हो गया। कैसे? देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए आप क्या करेंगे, S के नीचे 1 आया तो आप लिखेंगे S, O के नीचे 2 आया आप लिखेंगे O2। सिंपल, दिस इज द आंसर। तो अननोन कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला SO2 था। तो आप ना SO2 एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दें और इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस और हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं, तो हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिल्कुल इसी स्टेप के ऊपर। देखें, पहला जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं उसको कोट कर देता हूं यहाँ पे, चलें वो भी रह ना जाए। तो अब इसमें देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी बुक में, जिसमें वो कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जो कि विटामिन सी है। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें दे रहा है और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा है। तो मैं इसको मिटाने के बाद यहाँ पे अब इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को। देखें जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन, इधर मैं मेंशन कर देता हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इधर मैं मेंशन कर देता हूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन की परसेंटेज वो एस्कॉर्बिक एसिड में हमें बता रहा है 40.92%। सिमिलरली हाइड्रोजन की परसेंटेज वो हमें बता रहा है 4.58% और ऑक्सीजन की परसेंटेज वो हमें बता रहा है 54.5%। 54.5%, दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली परसेंटेज हमें उसने, अमाउंट्स का चक्कर नहीं है, दी हुई है परसेंटेजेस भी उसने खुद ही हमें दी हुई है। पहला स्टेप जो था, सेकंड स्टेप नंबर ऑफ मोल्स एंड थर्ड स्टेप इज एटॉमिक रेशियो। तो आप निकालिए, यहाँ पे मैं आपके सामने फाइंड आउट करता हूं जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इधर लेट मी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इधर मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सिंपली। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो आपके पास आपको मैंने बताया कि मैस की जगह पे आप परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज या मैस 40.92 और कार्बन का जो मोलर मैस होता है दैट इज 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58 और जो इसका मोलर मैस होता है दैट इज 1.008 टू बी वेरी प्रिसाइज, वैसे 1 भी आप लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है दैट इज 54.5% और इसकी जो मोलर मैस है दैट इज 16। तो अगर मैं यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय 1 लिखूं तो कार्बन है जी 3.41 मोल्स, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात करूं 4.54 मोल्स आ गए हमारे पास। एंड सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये बनते हैं 3.406 मोल्स। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नाउ डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास दैट इज एटॉमिक रेशो। तो भाई एटॉमिक रेशो के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया कि आप जितने भी एटम्स हैं
पिछले एग्जाम्पल में तो 2 थे ना, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप लिखें कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, ये लिख दें। अब नंबर ऑफ मोल्स आप लिख दें 3.41 रेशो 4.54 रेशो 3.406। अब इन सबको डिवाइड कर दें, इससे जो इनमें सबसे छोटा डिजिट होगा उस पर डिवाइड कर दें। सबसे छोटा तो 3.406 है, तो आप 3.406, इधर भी 3.406 और इधर भी 3.406 पे डिवाइड कर दें। अब आंसर निकालें तो इधर 1 आएगा, इधर 1.33 और इधर आएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में नहीं है, तो मैंने कहा आप इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, अगर जरूरी है तो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए इस एटॉमिक रेशो को। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ यही रहेगी, 2 से करता हूँ तो ये 2, ये 2, ये 2.66 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हाँ 3 से करूं तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3.99, जिसको मैं 4 लिख सकता हूं, और ये बन जाएगा 3। तो दिस एटॉमिक रेशियो इज इन होल नंबर्स। नाउ दिस एटॉमिक रेशियो विल गिव यू द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे? बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, आप देखिए जी कार्बन के नीचे क्या है 3, आप लिखिए C3, हाइड्रोजन के नीचे 4 है, आप लिखिए H4, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, आप लिखिए O3, सिंपल। तो ये आपके पास आपकी एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है जो कि सेम टू सेम यही पैटर्न है, बस एक एलिमेंट का उसमें इजाफा है। तो मैं आपको कुछ सेकंड्स में ही वो न्यूमेरिकल कवर करवा देता हूं, कुछ सेकंड्स में ही। देखें जो आपकी एक्सरसाइज है, मैं इसमें देख के बताता हूं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16। इस पे अगर आप गौर करें तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहा है, इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज, जो कि ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज है, जो रेडिएटर में, गाड़ियों के रेडिएटर में पानी को जमने नहीं देता, एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है, उसकी बात कर रहे हैं। इट हैज 38.7% कार्बन। तो आप मॉडिफाई करते जाएं इसको, देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 38.7। देखें आपको चीजें इस तरह ज्यादा याद रहती हैं जब आप कंपैरिजन में चलते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा उसके बाद इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई 9.7% कहता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 9.7%। अच्छा उसके बाद इसमें आपके पास आ गई 51.6% ऑक्सीजन, 51.6% ऑक्सीजन आ गई। अच्छा जी बस, और इसमें कोई एलिमेंट का इजाफा नहीं है। तो अच्छा वो कहता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कीजिए, कहता है इट्स मोलर मैस इज 62.1 ग्राम पर मोल। अब ये उसने ना धोखा दिया हुआ है हमें, यहाँ पर उसने हमें धोखा देने की कोशिश की है। क्या धोखा वो मैं बताता हूँ। देखिए परसेंटेजेस आपने लिख ली, इट्स ओके। अब आप सिंपल जो आपका तरीका है 38.7 मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस किसका लिया आपने? कार्बन का, क्योंकि मोल कार्बन के बनाने हैं ना भाई। अब उसने अलग से लिखा हुआ है कि इट्स मोलर मैस, तो बच्चे क्या करते हैं, उसने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मैस दिया, बच्चे ये करते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल बनाने के लिए ना मोलर मैस सारी जगहों पे वही ले लेते हैं 62.1 जो उसने अलग से दिया हुआ है। नो नो नो, ऐसा नहीं करना। जिसके मोल बना रहे हैं उसी का मोलर मैस इस्तेमाल करना है, इस धोखे से बचना है। ये आएगा हाइड्रोजन 9.7 डिवाइडेड बाय 1.008 और ऑक्सीजन आएगा 51.6 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो देखें हमारे पास कार्बन के मोल बनेंगे 38.7 डिवाइडेड बाय 12, ये बनेगा 3.225। नंबर ऑफ मोल आएंगे 3.225। अच्छा 9.7 डिवाइडेड बाय 1.008, 9.62 मोल्स, 9.62 मोल्स, और 51.6 डिवाइडेड बाय 16, ये भी 3.225 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के मोल्स। नाउ एटॉमिक रेशो बिल्कुल उसी तरीके से आप जो है वो इसको लिखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, नए सिरे से इसको लिखता हूं। देखें मोल इसके कितने जी
3.225 ठीक हो गया। इसके कितने 9.62 ठीक हो गया। इसके कितने 3.225। अब तीनों को डिवाइड करना है किससे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू 3.225 ही है। इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें और इधर भी डिवाइड करें 3.225 पे। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि इधर आंसर आएगा 1, इधर क्या आएगा 9.62 डिवाइडेड बाय 9.62 3.225 2.98 जिसको मैं 3 कह सकता हूं और इधर भी आंसर आएगा 1। तो एटॉमिक रेशियो सिंपल है, मुझे कोई जरूरत, कार्बन के नीचे 1 है मैं लिखूंगा C, हाइड्रोजन के नीचे 3 है मैं लिखूंगा H3 और ऑक्सीजन के नीचे 1 है मैं लिखूंगा O। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है दैट इज CH3O। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नाउ एक ही स्टेप है ना आगे जो मैंने यहां लिखा था, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सिर्फ उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैं n से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, n की वैल्यू निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, उसके लिए मुझे डाटा दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ना हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है बिल्कुल इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अब इसमें जिक्र करें सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी ब्रेन और मसल्स में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। मोलर मास इसका या मॉलिक्यूलर मास 171 दिया हुआ है। कहता है इट कंटेन 68.2% कार्बन। ये क्वेश्चन नंबर 17 है जी एक्सरसाइज में। तो कार्बन कितने परसेंट है, मैं यहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाना सिखा रहा हूं आपको। 68 पॉइंट कहता है 68.2% कार्बन। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन की बात करता है 6.86% हाइड्रोजन हो गई। अच्छा उसके बाद कहता है जी 15.09% नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात करें 15.09% नाइट्रोजन, 9.08% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जगह है यहाँ पे, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू कितनी 9.08%। चलें जी अब बिल्कुल अगला स्टेप वही, अमाउंट्स और परसेंटेजेस आपको दे दी गई हैं। अगला स्टेप वही, नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करें। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, और इधर ऐड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऐड कर लें और इधर ऐड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक हो गया। तो कार्बन की परसेंटेज को ही उसका मास कंसीडर करके आप यहाँ पे लिखेंगे 68.2। अच्छा हाइड्रोजन के लिए 6.86, नाइट्रोजन के लिए कितना 15.09 और नाइट्रोजन का मोलर मास जो है वो 14 होगा, 16 नहीं। और ऑक्सीजन का 9.08 डिवाइडेड बाय 16। अब इनके आंसर्स निकालिए। तो देखें कार्बन के केस में मैं निकालता हूं 68.2 डिवाइडेड बाय 12 5.68, दिस इज 5.68। आप हाइड्रोजन के लिए निकालिए 6.86 डिवाइडेड बाय 1.008 6.80 और नाइट्रोजन के लिए निकालिए 15.09 डिवाइडेड बाय 14 1.077, दिस इज द आंसर। और ऑक्सीजन के लिए 9.08 डिवाइडेड बाय 16 0.5675 मोल्स, ये आ गए जी हमारे पास। ओके अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेशो कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अब हम ये नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे सबके। देखें कार्बन के कितने 5.68, हाइड्रोजन के कितने 6.80, नाइट्रोजन के कितने 1.077, ऑक्सीजन के कितने
0.5675। और अब आप इन सब को डिवाइड कर दें जो इनमें सबसे छोटा डिजिट है। तो सबसे छोटा तो यही है 0.5675, इधर भी 0.5675, इधर भी 0.5675, ऐसे कर दें। और इधर भी 0.5675 ऐसे कर दें। अच्छा, अब देखें यहां पे आंसर 1 आएगा डेफिनेटली, लेकिन यहां पे मैं निकाल लेता हूं 5.68 डिवाइडेड बाय 0.5675, 0.5675, दिस इज 10। अच्छा, यहां पे 6.80 डिवाइडेड बाय 0.5675, 11.9, 12, दिस इज 1.077 divided by 0.5675, 1.892, और दिस इज डेफिनेटली 1। एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर्स में है, तो मैं यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला आसानी से बना सकता हूं। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बनेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, C के नीचे 12, 10, H के नीचे 12, N के नीचे 2 और O के नीचे 1, जस्ट O लिख दो। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम कामयाब होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा जो कि आप नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको इक्वेशन 1 कह दें इसको। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास, n नहीं आया आपके पास। तो n क्या होता है, आपने अभी निकाला, अभी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है जी n की वैल्यू। इस तरह से हम निकालते हैं। तो आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और वो क्या है, दैट इज 176 ग्राम्स पर मोल, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने निकालना है, वो हमारे पास नहीं है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है, तो हम उसको लिखते हैं C10H12N2O। और अब आप यहाँ पे लिखें 10 कार्बन है, एक का 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 हाइड्रोजन के लिए, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 नाइट्रोजन के लिए, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16। तो आप इसको कंबाइन ऐड अप करें, आंसर 176 ग्राम ही आएगा। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आप ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में सॉरी। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 2 भाई, देखें n बराबर है, दोनों सेम है, 176 डिवाइडेड बाय 176 इक्वल टू 1, आंसर विल बी 1। तो अब आप ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप पूरा लफ्ज लिखेंगे, मैं m.f लिख देता हूं, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए n इज 1 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है C10H12N2O, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो यहां से एक चीज और आपको सीखने को मिली कि बाज कंपाउंड्स का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। कब सेम होगा, जब n की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। चलें जी, लास्ट न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं, ताकि ये ना हो कि सर ने कोई न्यूमेरिकल हमसे करवा दिया, खुद करके नहीं दिया। तो इस एतराज से बचने के लिए मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 है जी आपकी बुक में, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो देखें, इसमें कह रहा है कि कार्बन की परसेंटेज है जी 65.44%। एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड, कार्बन की परसेंटेज है 65.44%। ओके, आफ्टर दैट
हमसे कहता है कि 5.50% हाइड्रोजन है, 5.50% इसके अंदर हाइड्रोजन है। अच्छा जी, और इसके अंदर ऑक्सीजन है 29.06%। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है 29.06%। चलें जी, तो ये चीज मैं मिटा दूंगा। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुझे निकालने हैं, तो मैं इसको यहां से वाइप आउट कर देता हूं और यहाँ पे मोलर मैस ऑक्सीजन का लगाता हूँ, तो डेफिनेटली ये 16 लगेगा। अब इधर कार्बन की परसेंटेज लिखूंगा विच इज 65.44, इधर हाइड्रोजन की लिखूंगा विच इज 5.50, इधर ऑक्सीजन की लिखूंगा विच इज 29.06। अब आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर 5.45 मोल्स। सिमिलरली जो हाइड्रोजन के आएंगे 5.46 मोल्स, और जो ऑक्सीजन के आएंगे 1.82। अब आपने बिल्कुल वही काम करना है कि आपने इनका क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से आपने एटॉमिक रेशो निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं यहां से। तो बिल्कुल वही तरीका कैसे करूंगा, कार्बन के मोल 5.45, हाइड्रोजन के 5.46, नाइट्रोजन के सॉरी ऑक्सीजन के 1.82, ये आपके पास। अब सबसे छोटा डिजिट है ऑक्सीजन का 1.82, तो सबको 1.82 पे डिवाइड कर दीजिए, 1.82 1.82, ठीक हो गया इस तरह से। तो अब यहां पे आप देखें तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, इधर क्या आएगा, 5.46 को जब 1.82 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3, और इधर भी आंसर क्या आएगा 3। तो इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H3O, दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वही बेसिक फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मैस और एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। तो क्वेश्चन में मुझे जो मॉलिक्यूलर मैस दिया हुआ है दैट इज 110 ग्राम पर मोल, यही दिया हुआ है, बिल्कुल यही दिया हुआ है, 0.15 ग्राम्स पर मोल, ये मैस दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस निकालूंगा, C3H3O एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही निकालूंगा इस तरीके से। अब ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, और एक ऑक्सीजन है तो मैं लिखूंगा प्लस 16। तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 55.05 ग्राम्स। तो अब जब मैं डिवाइड करूंगा 110.15 को 55.05 से, आंसर विल बी इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू 2 है, तो अब यहां पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा C3H3O, तो अब ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई होके C6H6O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो लेक्चर काफी लेंथी हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर हमने डिटेल से सारी डिस्कशन की, एक एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब बाकी टॉपिक्स के अंदर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ बताता रहूं, इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, जो आपको मैं कॉन्सेप्ट दे भी चुका हूं। तो ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका स्टार्ट करते ही मैं ये क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज।